करीम। पहले तो ये समझ लीजिए कि इसका सवाल जब एग्जाम में आता है देखने में बड़ा भड़कीला और बड़ा मुश्किल सवाल लगता है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपको इस टॉपिक में बोनस मार्क्स मिल रहे हैं, मुफ्त के मार्क्स मिल रहे हैं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस टॉपिक को असल डेप्थ में करना नहीं है, और जो डेप्थ इस एग्जाम में आती है वो मुफ्त के मार्क्स है, अवार्ड है आपके लिए कि ये लीजिए, बस पढ़ा होना चाहिए, पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली नहीं कर सकेंगे। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले दूं तो बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर जब कोई कंपाउंड डिस्कवर होता है, केमिस्ट्री के अंदर जब कोई केमिकल कंपाउंड डिस्कवर होता है तो उस केमिकल कंपाउंड के बारे में चंद इंफॉर्मेशंस बड़ी बेसिक हैं, कि जैसे कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एटम मौजूद हैं, उसकी अरेंजमेंट क्या है, कौन किससे अटैच हुआ हुआ है, यस और नो, उसकी शेप क्या है। भाई एक कंपाउंड नया डिस्कवर हुआ तो ये सारी चीजें मालूम करोगे नहीं करोगे? तो उस ये सब कुछ मालूम करने के लिए हम उस कंपाउंड को मल्टीपल एनालिटिकल टेक्निक से गुजारते हैं, जिनमें बेसिक टेक्निक 3 है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसका कुछ हिस्सा आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ होता है, जो एएस में है वो बिल्कुल आसान है, असल आएगी A2 में मास स्पेक्ट। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो आपको मॉलिक्यूलर मास का अंदाजा दे देती है। फिर आप उसको गुजारते हो आईआर से, जिससे आपको पता चलता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। और फाइनली आप उसे गुजारते हो एनएमआर से, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जिससे आपको पता चलता है कि भाई ये एटम्स मौजूद तो थे लेकिन वो अरेंज किस सीक्वेंस में। आपको सारी बातें समझ में नहीं याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतनी बात याद रखें कि जब कोई कंपाउंड डिस्कवर होता है तो उसको लाजमन 3 प्रोसेस से गुजारा जाता है। प्रोसेस नंबर 1 मास स्पेक, प्रोसेस नंबर 2 आईआर स्पेक, और प्रोसेस नंबर 3 एनएमआर स्पेक। ठीक है, इन 3 टेक्निक से गुजार कर आपको आज मैं कहता हूं भाई ऑक्टेन, आप कहते हैं फॉर्मूला क्या है C8H18, कैसे, तो ये सब कैसे पता चल रहा है? इन्हीं टेक्निक्स की एनालिसिस के जरिए। आपके एएस में सिर्फ आईआर है, मास स्पेक चैप्टर नंबर 1 में है, लेकिन वो मॉलिक्यूल के हिसाब से नहीं है, बल्कि वो एटम के हिसाब से, जिसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, जिससे वो सवाल हो जाते हैं आराम से। और एनएमआर A2 में आएगा। A2 के अंदर आईआर नहीं है, लेकिन A2 के सवालों में आता है क्योंकि एएस से वो कैरी हो रहा है। और A2 के अंदर मास स्पेक और एनएमआर डिटेल में आएगा, जो कि एएस में नहीं है। खुलासा ये कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, यानी आप इन टॉपिक्स में एनालिसिस के तरीके सीखते। अब यूजुअली इसको कराने का एक तरीका क्या है कि मैं डायरेक्टली आपको कहूँ ये देखो डाटा बुकलेट खोलो, ये देखो यू आंसर, लेकिन क्या है कि आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि लॉजिक क्या है इसके कॉन्सेप्ट की। तो आज के सेशन में थोड़ी सी हम लॉजिक समझाएंगे आपको, उतनी जितनी की सैचुरेट भी ना हो और आपको पता भी चल जाए, और सादिया और रेहा को ये एहसास भी हो जाए कि मैं सही पढ़ा रहा हूं या गलत पढ़ा रहा हूं, क्या मैं बुनियाद बनाने पे मेहनत कर रहा हूं या बस पेल रहा हूं। और उसके बाद फिर हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है जी, तो मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है, आप लोग इतना खामोश हो जाएंगे तो मैं मजबूरन पूछना पड़ेगा कि आप लोग मेरे साथ हैं, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सादिया एंड हुमा खान। जी सर। जी सर आ रही है। ओके, अब तवज्जो रखिएगा, मजा ना आए तो पैसे वापस ले जाना वापस। ठीक है, तवज्जो। मेरे मिसाल के तौर पर मैं एक अदद ऑर्गेनिक के चीते बन चुके हो तुम लोग। ये कंपाउंड कौन सा है? एल्डिहाइड है या कीटोन है? ये कंपाउंड एल्डिहाइड है कि कीटोन है? जल्दी से बता दो जी बच्चों, ये कंपाउंड एल्डिहाइड है कि कीटोन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, क्योंकि CHO का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज मिथेनल, मिथेनल है ये। ठीक है जी। अच्छा, अब फिर मेरे दिमाग में सवाल आ रहे हैं, जल्दी से बता दो कि इसकी डिटेक्शन के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट होता है? उजैर, उजैर, एल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट होता है बेटा? सर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए, एल्डिहाइड फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा हूं, डिटेक्ट करना हो अगर एल्डिहाइड तो कौन सा टेस्ट यूज कर सकता हूं? जल्दी बता दो, कल टेस्ट दिया यार तुमने। जी सादिया शरीफ।
सर टोलेंस रिएजेंट या फिर फेहलिंग। वेरी गुड, टॉलिन्स रिएजेंट या फेहलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट है। उजैर आपके जहन में क्यों नहीं आ रहा बेटा? तुमने मेरे ख्याल है पता नहीं ऑर्गेनिक सही से लर्निंग नहीं की बच्चे, है ना? टॉलिन्स में क्या होता है? चलो अब टॉलिन्स अगर आ गया जहन में तो चलो ये बता दो कि टॉलिन्स रिएजेंट में जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? सर सिल्वर नाइट्रेट। चलो शुक्र है याद है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसमें से सिल्वर रिड्यूस हो जाता है और ग्रेइश व्हाइट पीपीटीज मिलते हैं। टेस्ट मजेदार बना हुआ था, ये बहुत आसान था। एक मैं बात आपको बता देता हूं कि ऑर्गेनिक के एमसीक्यू बहरहाल जिन्होंने कहा कि मुश्किल लगे, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि ऑर्गेनिक के एमसीक्यू मुश्किल होते हैं, टाइम टेकन होते हैं, यू नीड टू बी फास्ट। आप टाइम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि टाइम तो आपको 1 घंटा ही मिलेगा। 1 घंटा मिलेगा, 40 सवाल करने हैं, आपके पास एक सवाल करने के लिए लगभग 1.5 मिनट का टाइम है। तो 1.5 मिनट के अंदर ही आपने करना होगा। कुछ सवाल आपसे और जल्दी हो जाएंगे, तो उससे जो टाइम आप बाय करेंगे वो आप यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यू नीड टू प्रैक्टिस। इसीलिए कहता हूँ P1 की प्रैक्टिस, जब आप कहते हैं ना सिर्फ एयरली से प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, तो कभी भी आप वैरायटी को कवर नहीं कर पाते। और जब कोई नई वैरायटी आएगी तो आप एग्जाम में ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे उसको करने में। और टाइम कंजम्पशन का नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि हो सकता है वो सही कर लें, लेकिन जो बाकियों का टाइम आपने कॉम्प्रोमाइज किया, बाकी एमसीक्यूज का, वो अगर छूट गए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं इस गलती को कर चुका हूं, इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं, जब मैंने मेडिकल एंट्री टेस्ट दिया था, आई वाज द वन जो बहुत ही कंसर्न था कि भाई एडमिशन नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में तो जिंदगी खत्म ना हो जाए, मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है। होता है ना खानदान में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बायो ले ली तो बस ये तो डॉक्टर है। अब अच्छा मेरे खानदान में उस वक्त कोई डॉक्टर भी नहीं था, और तो अगेन एक खानदानी प्रेशर जो होता है ना, अनवांटेड, अम्मा अब्बा नहीं कह रहे थे, लेकिन एक अनवांटेड प्रेशर कि हर बंदा जो है अब नहीं हुआ, अगर मेरा नहीं हुआ तो किसका होगा। तो ये वाला एक हिसाब किताब था। और मेरे साइंस सब्जेक्ट की परसेंटेज काउंट होती है डाओ के टेस्ट में, तो मेरी साइंस सब्जेक्ट की परसेंटेज मैं शायद पहली दफा रिवील कर रहा हूँ 95.6%, 95.6। सो आई वाज वेरी सेफ फ्रॉम दैट साइड। जो 50% का एग्रीगेट होता है आपके एफएससी लेवल्स का, उसमें मेरे 50 में से 48.9 का एग्रीगेट था। दैट इज अमंग वन ऑफ द हाईएस्ट एग्रीगेट्स। तो मुझे हर टीचर ने बोला था कि देखो चूंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसलिए तुम वही एमसीक्यू करना जो तुम्हें अच्छे से आता हो, जो नहीं आता छोड़ देना उसको, क्योंकि गलत करोगे तो उसका मार्क भी जाएगा और सही में से भी जाएगा। तो आई वाज सो कंसर्न्ड अबाउट दिस कि मैंने इतना सोच सोच के किया कि आई एंडेड अप 100 उस वक्त है, अब तो पिछले 2 साल से पैटर्न चेंज हो गया, 100 एमसीक्यूज आते थे टेस्ट में, तो आई एंडेड अप इन डूइंग 77 ओनली। टाइम खत्म हो गया, 100 में से 77 ही कर पाया मैं, बाकी टाइम खत्म हो गया। जब मैं बाहर निकला हूं ना टेस्ट देके, एंड आई वाज आस्किंग माय फ्रेंड्स कि कैसा हुआ, कोई कह रहा है यार 95 कर लिए, कोई कह रहा है 100 कर लिए, कोई कह रहा है 99 कर लिए। अब आई वाज सो डिप्रेस्ड, मैंने कहा भाई गई भैंस पानी में। इतने बच्चों ने, कंपटीशन लेवल वैसे ही ज्यादा है, एडमिशन ऑन मेरिट लेने की प्रोबेबिलिटी 0.28% है, जितने बच्चे ले रहे हैं उसमें से। मैंने कहा गई गई भैंस पानी में। आई वाज सो शॉक। मैं रास्ते में सोच रहा था कि वापसी में क्या ट्रेन के नीचे आऊंगे, क्या करूं। तो 12 शाम तक वेट किया, तो 77 में से आई स्कोर्ड 75, यानी 75 सही हुआ। और जिन्होंने 100 किए थे 99, किसी के 61 आ रहे हैं, किसी के 53 आ रहे हैं। तो बहरहाल मेरी मिस्टेक ये थी, मुझे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा था कि मैं जब बाहर निकल के बाकी टेस्ट चेक कर रहा था, जिन एमसीक्यूज तक मैं पहुंचा ही नहीं था, तो वो ऐसे एमसीक्यू थे जो सिर्फ एक दफा रीड करने में आंसर टिक, क्योंकि मैंने टाइम वहां वेस्ट कर दिया था जो मुश्किल थे। तो वहां मेरा टाइम, वो मुझसे जो बड़ा नुकसान था, जो मैं पहले कर सकता था, उसकी उस गलती को फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में कभी भी रिपीट नहीं किया, कभी भी रिपीट नहीं किया। कि यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स भी जो है वो एमसीक्यू बीसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो हमेशा वो सवाल पहले करो जो आते हैं। डोंट गो इन द सीक्वेंस, गो इन द जो है ना वो कमांडिंग लेवल के, जो सवाल देखते ही समझ में आ रहा है हाँ ये तो किया हुआ है, बस पहले वो ट्राई करो, पहले गो में वो करो, ताकि वो सवाल लाजमी हो जाए जो तुम्हें अच्छे से आते हैं। अगर देखो ना, ये तुम्हारी एक नेचुरल फीलिंग होगी, अगर तुम्हें कोई मुश्किल सवाल गलत हो गया तुम्हें वो दुख नहीं होगा, तुम्हें आता हुआ सवाल गलत हो जाए या छूट जाए, उसका जो मलाल है ना वो बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश करो कि एमसीक्यू के पेपर में जो सवाल आता है पहले वो करो। तुम्हारा ऑर्गेनिक स्ट्रांग है, गो टू द ऑर्गेनिक साइड। 20 के बाद वाले एमसीक्यूज में ऑर्गेनिक आती है, वो ऑर्गेनिक वाले पहले कर, ताकि टाइम को स्मार्टली, और टाइम देखते रहो, घड़ी का इस्तेमाल करो, ताकि पता चलता रहे कि भाई मैंने अगर लेट सपोज 20 मिनट गुजर गए और मैंने अभी 10 सवाल ही किए हैं, तो उसका मतलब है आई एम टू स्लो, आई हैव टू स्पीड अप।
समझ में आ रही बात? खैर चलो बैक टू द डिस्कशन, आईआर कंप्लीट नहीं होगा वरना। तो मैंने कहा लेट्स इमेजिन कि एक मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का। अच्छा, अब जब हम ये मॉलिक्यूल बनाते हैं बच्चों, तो हम बॉन्ड दिखाते हैं, और हम ऐसे बॉन्ड दिखाते थे जैसे ये बॉन्ड हमने ना वो सीमेंट लगा के फिक्स कर दी है कि ये मॉलिक्यूल जो है ना इस शेप का होगा और ऐसे हार्ड एंड फास्ट ऐसे खड़ा होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो फिक्स नहीं होते। फिक्स ना होने से मेरी मुराद क्या है, लेट्स इमेजिन, मैं ये वाले बॉन्ड को टारगेट करके समझा रहा हूं। लेट्स इमेजिन कि मैं कार्बन को, मैं कार्बन की जगह जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, मान लें कि ये मैंने कार्बन की जगह एक सर्कल स्फेरिकल दिखा दी, मैं कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की बात कर रहा हूं, और इनके दरमियान जो डबल बॉन्ड है लेट्स से कि मैं उसको पैसे दिखा, ठीक है जी, इमेजिन कर पा रहे हैं आप इस चीज को? तो इन एक्चुअल सिनेरियो ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड क्या होते हैं? एटम्स की ओवरलैपिंग है। ये जो बॉन्ड है ना ये स्टेशनरी नहीं होते। इन एक्चुअल सिनेरियो ये बॉन्ड स्टेशनरी नहीं होते, बल्कि ये मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। इनमें इनमें कई तरह की मूवमेंट हो रही है। मैं दो कॉमन मूवमेंट जो आपको एक दफा में समझ में आ जाए वो बताता हूं। एक मूवमेंट क्या है कि ये कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे का मतलब क्या है? अब मैं 3D में दिखा नहीं सकता। इस स्प्रिंग, इसको एज ए स्प्रिंग इमेजिन करो, एज ए स्प्रिंग इमेजिन करो, तो आप इमेजिन कर पाओगे इस डायग्राम में कि दीज एटम्स कैन कम क्लोजर एंड देन कैन मूव अपार्ट। स्प्रिंग मूवमेंट समझ लो कि अगर इसको इमेजिन करो स्प्रिंग, तो ये ऊपर नीचे स्ट्रेच, इसको कहते हैं स्ट्रेचिंग मूवमेंट। क्या कहते हैं? स्ट्रेचिंग। कि हम क्या कह रहे हैं, आइडिया मैंने कहां से शुरू किया, आईआर क्या है वो भी नहीं बताया मैंने क्या बताया कि मॉलिक्यूल कंपाउंड का जो सिनेरियो है उसमें जो एटम्स बॉन्डेड होते हैं वो कोई बहुत रिजिड स्ट्रेचरी बॉन्ड में नहीं होते, बल्कि उन बॉन्ड्स में मूवमेंट हो रही होती है, और कई तरह की मूवमेंट हो रही होती है, जिसमें से मैं दो समझा रहा हूं। एक मूवमेंट क्या है? स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग समझ लो कि उनका करीब आना दूर जाना, करीब आना दूर जाना, करीब आना दूर जाना, करीब आना दूर जाना, स्ट्रेचिंग, स्प्रिंग लाइक मूवमेंट। बात समझ में आ रही है भाई? और दूसरी मूवमेंट क्या है? दूसरी मूवमेंट होती है टू एंड फ्रो। इमेजिन करो कि ये बॉन्ड कुछ ऐसे मूव कर रहा है, नहीं हर बॉन्ड में इस तरह की मूवमेंट होती है, किसी में ज्यादा होगी किसी में कम होगी। समझाने की बात यह है कि दो एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड कभी भी स्टेशनरी नहीं होता, बल्कि उसमें एटम तरह तरह की मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। हाँ, तो कम होगी मूवमेंट, मूवमेंट होगी, स्टेशनरी कोई भी बॉन्ड नहीं होता, और मूवमेंट अलग अलग तरह की मूवमेंट होती है, जिसमें से मैं तुम्हारे सामने दो मूवमेंट कह रहा हूं। एक मूवमेंट क्या है? स्प्रिंग लाइक। एक मूवमेंट हमने क्या उठाई है? बोलो बेटा। स्प्रिंग लाइक, जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रेचिंग। यस और नो? बेटा बात समझ में आ रही तो हाँ ना बोलना Yes, पड़ेगा। sir. स्ट्रेचिंग। और दूसरा क्या है? जैसे कुत्ते की दुम हिलती है, वैगिंग, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेचिंग। और दूसरी मूवमेंट क्या है? टू एंड फ्रो जो मूवमेंट है वो क्या है? वैगिंग। टू एंड फ्रो जो मूवमेंट है, आप देख रहे हो जो मैंने दिखाई है, देखा है कुत्ता अपनी पूंछ कैसे हिलाता है? दिस इज वैगिंग। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स हो रही होती है, जिसमें मैंने दो तरह की मूवमेंट उठाई है, स्ट्रेचिंग और वैगिंग। यहां तक बात समझ में आती है? अब ये जो मूवमेंट हो रही होती है ना, ये हर बॉन्ड पे अलग फ्रीक्वेंसी से हो रही होती है। फ्रीक्वेंसी समझते हो? नंबर ऑफ मूवमेंट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ मूवमेंट्स पर सेकेंड। मिसाल के तौर पे अगर एक सेकंड में दो बार स्ट्रेच हो रहा है, एक सेकंड में दो बार स्ट्रेच हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। और अगर एक सेकंड में दो चार बार वैग हो रहा है, चार बार वैगिंग हो रही है, तो मैं कहूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 हर्ट्ज है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बिगर सिनेरियो में इमेजिन करना सादिया शरीफ, कि मैंने क्या कहा कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन टू एटम्स वो स्टेशनरी नहीं होते, दे शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट। सादिया बेटा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा बच्चे। दे शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट, जिसमें एग्जांपल्स क्या है? स्ट्रेचिंग मूवमेंट, वैगिंग मूवमेंट, एंड ईच ऑफ द मूवमेंट एट ईच ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड इज डिफरेंट इन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। हर बॉन्ड पर जो मूवमेंट हो रही होती है वो अलग तरह की फ्रीक्वेंसी से हो रही होती है। ठीक है, यहां पर जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकल फिगर इमेजिन किया, स्ट्रेचिंग के लिए 2 हर्ट्ज का और वैगिंग के लिए 4 हर्ट्ज का। इज दैट क्लियर सादिया शरीफ टिल दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है जी। अब ये मॉलिक्यूल का सिनेरियो चल रहा है। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल पर
डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी डालूं। ये मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल पर मैं एक एनर्जी सोर्स ले लूं, एक फ्रीक्वेंसी एनर्जी सोर्स ले लूं, और उस एनर्जी सोर्स से मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस डालूं। मान लो कि ये मॉलिक्यूल था, एक मिनट रुक जाओ, उसको डब्बे में कर लेते हैं, बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मान लो कि डब्बे में एक मॉलिक्यूल था हमारा, है ना, और मान लो कि हमने, अल्लाह भला करे आपका, यहां पर एक डिटेक्टर लगाया हुआ है, एक डिटेक्टर लगाया हुआ है, और मान लेते हैं कि यहां इस साइड पर हमारे पास एक सोर्स है जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को इमिट कर सकता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को क्या कर सकता है? इमिट। अब तवज्जो रखना, बात समझ में ना आए तो बताना बेटा। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इस सोर्स से 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी, 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी इस सैंपल पर डाली। इस सैंपल पर मैंने क्या किया, 1 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी डाली। तो 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्या इसकी स्ट्रेचिंग या वैगिंग फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही? नहीं कर रही। ना स्ट्रेचिंग से मैच कर रही है, ना ही वैगिंग से कर रही है। तो हम क्या देखते हैं कि जब मैं उस पर एक किसी भी सैंपल पे ऐसी फ्रीक्वेंसी डालूंगा जो उसकी किसी भी इंटरनल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही, तो मैं क्या देखूंगा कि वो एनर्जी पर मॉलिक्यूल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि वो एनर्जी स्ट्रेट अवे, वो एनर्जी क्या होगी बेटा, स्ट्रेट अवे मॉलिक्यूल से पास हो जाएगी, और जिस रेशो में मैंने वो एनर्जी डाली होगी वो रेशो डिटेक्टर क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। वो रेशो क्या करेगा, डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। इज दैट क्लियर? सर मतलब बीच में कहीं यूज तो नहीं होगी ना एनर्जी? नहीं हुई ना, वो जितनी गई, अगर थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई, लेकिन मेजॉरिटी डिटेक्टर के पास चली जाएगी। एक्चुअल सिनेरियो में तो सारी नहीं चली जाएगी, कुछ ना कुछ फर्क आता है, लेकिन अभी जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल मैं समझा ही रहा हूं कि चूंकि दिस फ्रीक्वेंसी, आइडिया समझा रहा हूं आईआर का, कि दिस फ्रीक्वेंसी इज नॉट मैचिंग विद एनी ऑफ द इंटरनल फ्रीक्वेंसीज, तो मॉलिक्यूल डज नॉट बिहेव। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया उसको, डिटेक्टर ने क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। अब मशीन आपको एक ग्राफ दे रही है, साथ 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 ग्राफ भी बनाता जाता हूं, सब्र करना जरा। मान लो कि एक ग्राफ है, इस ग्राफ में अभी मैंने क्या किया, 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डाली है, सही है। और 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे है इमिटेंस, क्या है, परसेंटेज इमिटेंस। तो मुझे बताओ कि जो मैंने अभी रेडिएशन डाली वो सारी की सारी इमिट हो गई ना, रुकी नहीं, मॉलिक्यूल ने कोई एब्जॉर्ब तो नहीं की ना, बोलो यार। नहीं तो सर। लगभग चूंकि ज्यादातर क्या हो गई है, इमिट हो गई है, तो क्लोज टू 100% आपको इमिटेंस पॉइंट मिलेगा, यस और नो। 1 हर्ट्ज के ऊपर जब आप फ्रीक्वेंसी पास ऑन करेंगे तो क्लोज टू 100% आपको इमिटेंस पॉइंट मिलेगा। डज दिस मेक सेंस? क्योंकि डिटेक्टर ऑलमोस्ट सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। इज दैट क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी मॉलिक्यूल पे 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डालता हूं। जब मैं 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस पे डालूंगा, तो क्योंकि इट इज मैचिंग विद अ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, जब इसको अपना मैच मिलेगा तो ये इस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेगा। सारा ना भी करे तो मैक्सिमम क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेगा तो डिटेक्टर ज्यादा डिटेक्ट करेगा, कम डिटेक्ट करेगा? सर जब एब्जॉर्ब ज्यादा हो गई तो इमिट कम हुई। जब एब्जॉर्ब ज्यादा हो गई मॉलिक्यूल में तो आगे जो रिलीज होके डिटेक्टर तक जा रही है वो कम हो जाएगी ना, ये सुनो। तो अब मैं क्या देखूंगा कि 2 हर्ट्ज पर मुझे जो इमिटेंस है, परसेंटेज इमिटेंस, वो इंतहाई कम मिलेगी, यस और नो? यस सर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इमिट कराई। अब 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इज अगेन नॉट मैचिंग विद एनी ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब मैं क्या देखूंगा, फिर से
ज्यादातर जो पार्ट है वो स्ट्रेट अवे इमिट हो जाएगा, एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल नहीं होगा, और डिटेक्टर मैक्सिमम पार्ट डिटेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली अब जो मुझे पॉइंट मिलेगा नीचे की तरफ मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा? ऊपर। सर हाँ बेटा बोलो। सर जैसे अभी आपने ऊपर वाला जो लिखा है, इसकी 2 हर्ट्ज एनर्जी पावर, तो सर ये एब्जॉर्ब 3 जा रही है पावर, तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा सर? नहीं बेटा, जब तक एग्जैक्ट मैच ना हो एब्जॉर्बेंस नहीं होती। यू नीड टू जस्ट जो है ना अंडरस्टैंड दिस, इसकी मतलब रीजंस। एग्जैक्ट होनी चाहिए। हाँ जी, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आईआर इज वो इतनी सिंपल टेक्निक नहीं, लेकिन जो आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ 100% सही है। सादिया और रेहा को तो ऑलरेडी ये आइडिया मालूम ही होगा। क्यों सादिया, जी सर। आपने आईआर वैगिंग और इससे पढ़ा था या कैसे पढ़ा था? सर बॉन्ड्स की वैल्यूज होती हैं एंड देन फिर जो पीक्स वगैरह होती है अच्छा, match डायरेक्ट करके वैल्यू पे गए थे, ये नहीं पढ़ा था कि पीक्स बनती कैसे? सर बनती कैसे मुझे याद नहीं है, लेकिन वो वैल्यूज देखी थी और ग्राफ देखा था। और रेहा फिर बताएंगी। रेहा तो सर तो मुश्किल करके बता। रेहा कैसे पढ़ा था आपने स्कूल में ये डायरेक्ट वैल्यूज से? सर डायरेक्ट वैल्यूज थी। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये असल में आपका कसूर नहीं है, जहां पर भी आईआर पढ़ाया जाता है बस वो डायरेक्ट वैल्यूज से ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि टीचर बोलता है भाई बच्चों को क्या पढ़ेंगे पढ़ा के। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो डाटा आप देखते हैं वो बनता कैसे है, उसके बाद फिर हम वैल्यूज पे आएंगे इंशाल्लाह। बात पप्पू बच्चा समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर ना समझ में आए तो बताना भाई। अब मान लो कि मैं 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे लेके चला गया उसको, तो फिर से क्या होगा, चूंकि इट इज मैचिंग विद वैगिंग फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम, क्या हाल है मेरे बच्चे, ठीक हो? तुम अभी भी इंस्पायर आ रहे हो हैं? मैं तो समझा इंस्पायर से आजाद हो गए हो। मैथ कर रहे हो जी? अल्लाह, एएस में? नहीं यार, तो तुमने केमिस्ट्री नहीं लिया? लखनी लानत। सब खैरियत है? हाँ, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, अब 4 हर्ट्ज पे क्या होगा, मैक्स ज्यादा एमिटेंस होगी या ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगी? एब्जॉर्बेंस होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। तो फिर से आपको पॉइंट कहां मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा, ऐसा ही है। अब जब आप इस डेटा को जोड़ना शुरू करेंगे ना, आप इमेजिन कीजिए कि मैं इसको जोड़ रहा हूं, तो आपको ऐसे ऊपर नीचे क्या मिल रही होंगी, पीक्स मिल रही होंगी। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, एब्जॉर्बेंस कहां हुई, नीचे की तरफ जाने पर हुई है, ऊपर की तरफ जाने पर हुई है? हाँ भाई, एब्जॉर्बेंस नीचे की तरफ जाने पर हुई, ऊपर की तरफ जाने पर हुई है? नीचे की सर तरफ। नीचे की तो तरफ। नीचे ये से। जो आपको नीचे की तरफ जाते हुए ये जो पार्ट मिल रहा है, इसको आप क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन पीक कहेंगे। क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन पीक। तो जब आप आईआर का डाटा देखते हैं आपके एग्जाम वाला, तो कुछ इसी तरह दिखता है आपको। अभी दिखाते हैं आप, आईआर का डाटा आपको एग्जाम में कुछ इसी तरह दिख रहा होता है। किस तरह, अगर इसका रफ स्केच मैं आपके सामने खड़ा करूं, इतना बद्धा भी नहीं, लेकिन पैटर्न यही होता है। आपको एक ग्राफ दिख रहा होता है और कुछ भी नहीं, आपको एक ग्राफ दिख रहा होता है और कुछ भी नहीं दिख रहा होता। एक ग्राफ आपको दिया जाता है कुछ इस तरह का, जिसमें मल्टीपल एब्जॉर्प्शन पीक्स आपको दिख रही होती, ठीक है जी। ऊपर वाली इमिटेंस, आपने ऊपर वाले को फोकस नहीं करना है, आपने किसको फोकस करना है, जो नीचे आ रही है, क्योंकि नीचे जो आ रही है ना वो बता रही है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हर ग्रुप की, हर बॉन्ड की अलग है। तो असल में अलग अलग तरह के बॉन्ड अलग अलग तरह की एब्जॉर्प्शन पीक देते हैं। इज दैट क्लियर? मिसाल के तौर पे अगर कार्बन कार्बन का सिंगल डबल बॉन्ड है, तो इस पर जो मूवमेंट है स्ट्रेचिंग वैगिंग की अलग तरह की होगी। और अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड का मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग और वैगिंग है वो भी चेंज हो जाएगी। 1 मिनट होल्ड करो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भैया, आ रहे ना हॉस्पिटल, आ रहे ना? जी जी, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। आप पहुंच गए हॉस्पिटल क्या? नहीं, बस मैं निकल रहा हूँ। नहीं यार, मुझे हॉस्पिटल आने में टाइम लगेगा। मैं हॉस्पिटल जो है ना 8 सवा 8 तक आऊंगा। 8 सवा 8 तक आएंगे ना? हाँ, क्योंकि मैंने कहा कि यार थोड़ा वेट कर लो, डिसीजन मेकिंग में भी आसानी होगी, और दूसरा है कि फिर अम्मी, और अगर छुट्टी का ध्यान बन गया तो मैं लोगों को अपने साथ ले आऊंगा।
ठीक और मैं अकाउंट्स वगैरह से भी जाके मिल लेता हूँ ना फिर। आप अच्छा, मैं बात सुने, डॉक्टर से ये बात कीजिएगा। एक मिनट में रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं, वरना हमारी बातें रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी एक मिनट में। ओके, तो बेटा बच्चे, आईआर का ग्राफ रेहा क्या तुम्हें इसी तरह का मिलता है कि जिसमें ऊपर नीचे बहुत सारी लाइंस बनी होती है? तो ऊपर नीचे जो बहुत सारी लाइंस बनी हुई है, उसमें जहां जहां आप नीचे आ रहे हैं ना, ये क्या है? एब्जॉर्प्शन पीक है। ये क्या है? और अलग अलग तरह के बॉन्ड्स अलग अलग तरह की एब्जॉर्प्शन पीक जनरेट करते हैं। तो मालूम यह हुआ कि एब्जॉर्प्शन पीक्स की जो रेंजेस हैं, एब्जॉर्प्शन पीक की रेंजेस को स्टडी करके हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन पीक किस तरह के बॉन्ड से बन रही है, कौन से बॉन्ड से बन रही है। एम आई क्लियर? यस सर। कॉम्प्लिकेटेड बनती है, बहुत सारी मल्टीपल है ना। देखो कितने सारी बनाई है छोटी छोटी, देखो छोटी छोटी छोटी, तो मल्टीपल, तो ओवरऑल आप इसको एक पीक काउंट करके चलते हैं। तो मल्टीपल टाइप के बॉन्ड जो हैं वो मल्टीपल टाइप की पीक्स देते हैं। अच्छा, जब एक्चुअल ग्राफ आपको मिलता है तो वो एमिटेंस और फ्रीक्वेंसी में नहीं बना होता, बल्कि फ्रीक्वेंसी की जगह वो वेव नंबर में बना हुआ होता है। किसमें बना होता है? वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का क्या फर्क होता है? वेव नंबर फिजिक्स में पढ़ा है? वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर, एनीबडी आउट देयर, व्हाट इज वेव नंबर? सर नंबर ऑफ वेवलेंथ। नंबर ऑफ वेव। नहीं सर, मतलब ऐसा सारी waves। कुछ नहीं पढ़ा। फेज डिफ क्या, वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर बोल रहा हूं मैं। वेव नंबर जो है ना यार, मुझे ही बेहतर फिजिक्स आती है, इसका मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को वेव नंबर कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को वेव नंबर कहते हैं। वेवलेंथ की रीडिंग्स को लिखना मुश्किल होता है, जब रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो वो वेव नंबर की रीडिंग को लिखना आसान होता है। और वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स, पता नहीं फिजिक्स में घुस जाऊं, खिचड़ा नहीं बना देना। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है, और वेवलेंथ और वेव नंबर का भी इनवर्स रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो वेव नंबर पे भी एज इट इज अप्लाई होता है। तो आपको जो प्रैक्टिकली ग्राफ मिलता होगा, आपने देखा होगा, वो ग्राफ इस तरह से बना होता है कि उसमें यहां पर होता है 5000, 4000, 3000, 2000, 1500, 1000, 500 और 0। इस तरह का ग्राफ बना हुआ होगा उल्टा। और अब इसको आपने क्या समझना है? 1500 से ऊपर ऊपर 1500 से, दोबारा समझना बेटा, 1500 से ये वाला रीजन, ये वाला सारा रीजन 1500 से ऊपर का, 1500 से ऊपर वाले वेव नंबर का रीजन, आमतौर से इस रीजन में जो एब्जॉर्प्शन पीक्स आती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से आती हैं। क्या कहा मैंने? जब किसी मॉलिक्यूल की आप एनालिसिस कर रहे हैं तो हर बॉन्ड अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी दे रहा है ना, उससे बहुत सारी पीक्स बन रही हैं, सुनो। तो 1500 से अबव वेव नंबर में जो रीजन, जो पीक्स आती हैं, वो यूजुअली फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से आती हैं। इसीलिए इस रीजन को फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। और 1500 से नीचे जो पीक्स आती हैं वो यूजुअली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बहुत सारे, ये सुनो। तो आप देखते हैं कि 1500 से नीचे जो पीक्स आ रही होती हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आ रही होती है, बहुत अजीब सी आ रही होती है। ये कार्बन हाइड्रोजन की वजह से आती है। हमारे सिलेबस में हमें 1500 से नीचे वाली पीक पे बात नहीं करनी है। वी विल बी ओनली आस्क्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो हम आप क्या देखेंगे जब सवाल हमारे सामने आएगा, एग्जामिनर कहेगा कि सिर्फ कौन सी पीक्स को देखना है? 1500 से ऊपर वाली पीक्स को देखना है। और क्योंकि 1500 से ऊपर वाली पीक जो है यूजुअली किसकी वजह से आ रही होती है? फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से। और साइंटिस्ट ने हमारे ऊपर एहसान क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप से जो पीक आ रही होती है उनकी रेंजेस उन्होंने फाइंड आउट कर ली, जो आपको डेटा बुकलेट में गिवन होती है। समझ में आ रही है बात मेरे बच्चों? ये समझ में आया कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो ग्राफ है वो उसकी पीछे थ्योरेटिकल लॉजिक क्या बनता कैसे वो? यस सर। और एब्जॉर्प्शन जो पीक आ रही है वो एब्जॉर्प्शन पीक किस तरह से हमें बता रही है अबाउट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स? क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड की वाइब्रेशन की वजह